ऊपरी व्यय लागत के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें ऊपरी व्यय एक महत्वपूर्ण तत्व है। लागत के तत्वों में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष ऊपरी व्यय और ऊपरी व्यय। यहाँ पर किसी वस्तु या किसी लागत केंद्र या किसी उत्पादन केंद्र पर जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय हो रहे हैं, जो प्रत्यक्ष सामग्री लग रही है, जो प्रत्यक्ष श्रम लग रहा है, वो सब कहलाते हैं प्रत्यक्ष व्यय और इन सब का जोड़ होता है मूल लागत। इसके अलावा लागतों में या लागत के तत्वों में ऊपरी व्ययों या अप्रत्यक्ष व्ययों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और कई बार तो ऊपरी व्ययों की राशि इतनी अधिक होती है कि वो मूल लागत से भी अधिक होती है। ऊपरी व्ययों से यहाँ पर मतलब है ऐसे व्यय जिन्हें किसी एक लागत केंद्र पर या किसी एक उत्पादन केंद्र पर या किसी वस्तु पर प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं किया जा सके, या जो किसी लागत केंद्र या उत्पादन केंद्र या वस्तु से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं होते हैं, वे सभी व्यय अप्रत्यक्ष व्यय या ऊपरी व्यय कहलाते हैं। और इन ऊपरी व्ययों पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए इनका संख्यांकन किया जाना आवश्यक है। इनका संग्रहण, इनका वर्गीकरण, इनका अनुभाजन, इनका आवंटन और इनका अवशोषण किया जाना आवश्यक है और इसके बाद ही किसी उत्पादित वस्तु की सही लागत ज्ञात की जा सकेगी। ऊपरी व्ययों के संबंध में इन पर नियंत्रण करने के लिए या इनका पूर्ण ध्यान रखने के लिए इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं या जो महत्वपूर्ण कार्य हैं प्रबंधकों के द्वारा किए जाने वाले लागतों पर नियंत्रण करने के लिए, ऊपरी व्ययों के संबंध में नियंत्रण करने के लिए जो प्रक्रियाएं प्रबंधकों द्वारा अपनाई जाती है, उनमें सबसे पहला है ऊपरी व्ययों का संख्यांकन। यानी जब किसी कारखाने में ऊपरी व्ययों की संख्या बहुत अधिक हो, उनकी राशि बहुत अधिक हो, तो प्रत्येक ऊपरी व्यय को एक संख्या प्रदान कर दी जाती है, एक क्रम प्रदान कर दिया जाता है और उस ऊपरी व्यय की पहचान उसी क्रम से, उसी संख्या से होती है। इसके लिए विभिन्न विभागों को भी एक क्रम प्रदान कर दिया जाता है और उन विभागों में होने वाले विभिन्न ऊपरी व्ययों को भी एक क्रम प्रदान कर दिया जाता है और इस प्रकार हर एक ऊपरी व्यय का एक निश्चित क्रम हो जाता है, एक निश्चित क्रमांक हो जाता है और उस क्रमांक से उस ऊपरी व्यय की पहचान होती है। संख्यांकन करने के बाद इन ऊपरी व्ययों का जब लास्ट में वस्तु की लागत निकाली जाती है तो हर ऊपरी व्यय की कुल राशि कितनी है उसका पता करने के लिए, उसका संग्रहण करने के लिए उस ऊपरी व्यय का जो मूल स्रोत है, उस मूल स्रोत से उस ऊपरी व्यय की राशियों का पता किया जाता है। संग्रहण के बाद इन ऊपरी व्ययों का नियंत्रण के दृष्टिकोण से वर्गीकरण भी किया जाना आवश्यक है। ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से क्रियाशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर या सामान्यता के आधार पर किया जा सकता है। क्रियाशीलता के आधार पर जो ऊपरी व्ययों का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, उसमें ऊपरी व्ययों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय ऊपरी व्यय, विक्रय ऊपरी व्यय और वितरण ऊपरी व्यय। यानी जो किसी भी उत्पादन केंद्र, लागत केंद्र या वस्तु पर जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं या ऊपरी व्यय होते हैं, उनमें से 4 प्रमुख भाग हैं क्रियाशीलता के आधार पर। कारखाना ऊपरी व्यय, ऐसे ऊपरी व्यय जो कारखाने से संबंधित होते हैं।
और कार्यालय ऊपरी व्यय यानी ऐसे ऊपरी व्यय जो कार्यालय से संबंधित होते हैं। और विक्रय व्यय ऐसे व्यय जो विक्रय से संबंधित होते हैं। और वितरण ऊपरी व्यय यानी ऐसे व्यय जो वस्तु को वितरण करने में या बेचने में या विक्रय करने में या उसको संग्रहण करने में जो भी व्यय हो रहे हैं वो वितरण ऊपरी व्यय। सामान्यतः विक्रय और वितरण ऊपरी व्ययों को एक ही शीर्षक में दिखा दिया जाता है, विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय। जो भी व्यय वस्तुओं को संग्रह करने में, विक्रय करने में और ग्राहकों तक पहुंचाने में किए जाते हैं वो सब विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय में आएंगे। कारखाना ऊपरी व्यय में कारखाने से संबंधित जितने भी ऊपरी व्यय हैं वो सब कारखाना ऊपरी व्यय में आएंगे। जैसे कारखाना भवन का किराया, मशीनों की मरम्मत, मशीनों का मूल्यह्रास, मशीनों की ऑयल ग्रीसिंग, या कारखाने में जो पावर का खर्चा है या कारखाने का बिजली का खर्चा है, कारखाना मैनेजर का वेतन या अन्य जो भी कारखाने से संबंधित ऊपरी व्यय हैं या कारखाने पे किए जाने वाले व्यय हैं वो सब कारखाना ऊपरी व्ययों में आएंगे। इसी तरीके से कार्यालय ऊपरी व्ययों में जो कार्यालय से संबंधित ऊपरी व्यय हैं वो कार्यालय ऊपरी व्ययों में आएंगे। जैसे कार्यालय भवन का किराया, कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय फर्नीचर का मूल्यह्रास, कार्यालय का बिजली का बिल या अन्य कार्यालय से संबंधित जितने भी व्यय हैं वो सब कार्यालय ऊपरी व्ययों में आएंगे। इसके अलावा विक्रय और वितरण ऊपरी व्ययों में वस्तु को बेचने से संबंधित और वितरण करने से संबंधित जितने भी व्यय हैं वो सब विक्रय और वितरण ऊपरी व्ययों में आएंगे। जैसे विज्ञापन व्यय, डूबत ऋण, दिया गया बट्टा, जावक गाड़ी भाड़ा, ये सभी व्यय विक्रय और वितरण ऊपरी व्ययों में आएंगे। डिलीवरी वैन का खर्चा, इसके अलावा और जो भी व्यय वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किए जाएंगे वे सभी व्यय विक्रय और वितरण ऊपरी व्ययों में आएंगे। यह था ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण क्रियाशीलता के आधार पर। इसके अलावा ऊपरी व्ययों का जो दूसरा आधार है वर्गीकरण का वो है परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर ऊपरी व्ययों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, स्थिर ऊपरी व्यय और अर्ध परिवर्तनशील व्यय यानी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। इसमें जो पहला है परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय यानी जो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी के अनुपात में बढ़ते और घटते हों वे सभी ऊपरी व्यय परिवर्तनशील ऊपरी व्यय कहलाते हैं। और स्थायी ऊपरी व्यय से मतलब है ऐसे ऊपरी व्यय जिनका उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घटने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो वो स्थायी ऊपरी व्यय कहलाते हैं। सामान्यतया स्थायी ऊपरी व्यय समय पर आधारित होते हैं, समय के साथ ही इनका भुगतान होता है। जैसे कारखाना भवन का किराया, कार्यालय भवन का किराया, कर्मचारियों का वेतन, ये सब समय के आधार पर भुगतान किए जाते हैं या इनका संबंध समय के आधार पर होता है। उत्पादन कम या ज़्यादा हो इससे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन अधिक होगा तो भी इनकी राशि वही रहेगी और उत्पादन कम होगा तो भी इनकी राशि वही रहेगी। कार्यालय का किराया जैसे मासिक है तो प्रति माह देना है चाहे उत्पादन हो या नहीं हो। कर्मचारियों का वेतन मासिक आधार पर देना है तो मासिक आधार पर जितना उनका वेतन निर्धारित है उतना देना ही है चाहे उत्पादन हो या नहीं। इसी तरीके से कारखाना भवन का किराया या अन्य ऐसे व्यय जो समय से संबंधित हैं वो सब स्थायी ऊपरी व्यय कहलाते हैं। इनका उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी से
कोई सीधा प्रभाव या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसके अलावा अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों में ऐसे व्यय जो समानुपातिक रूप से बढ़ते या घटते हों। जैसे कुछ ऊपरी व्ययों का कुछ हिस्सा तो उत्पादन के साथ बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी के अनुपात में नहीं बढ़ेगा, और कुछ हिस्सा स्थिर रहेगा चाहे उत्पादन हो या नहीं हो। ऐसे ऊपरी व्ययों को अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय कहते हैं। अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों के संबंध में उनके परिवर्तनशील भाग को अलग कर लिया जाता है और स्थायी भाग को अलग कर लिया जाता है। और कुल लागतों का निर्धारण करते समय परिवर्तनशील से संबंधित हिस्से को परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों में जोड़ दिया जाता है और स्थिर से संबंधित हिस्से को स्थिर ऊपरी व्ययों में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद है नियंत्रण के आधार पर ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण। कुछ ऊपरी व्यय ऐसे होते हैं जिन पर प्रबंधकों द्वारा या आंतरिक कारणों से ही उन पर नियंत्रण किया जा सके या उन ऊपरी व्ययों को नियंत्रित किया जा सकता है। उनमें जो अनावश्यक वृद्धि हो रही है उसे रोका जा सकता है। ऐसे ऊपरी व्यय नियंत्रण योग्य ऊपरी व्यय कहलाते हैं। और इसी में ऐसे ऊपरी व्यय जिन पर नियंत्रण नहीं किया जा सके, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। इन अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स में जो ऊपरी व्यय शामिल होंगे उनमें वे ऊपरी व्यय होंगे जो प्रबंधकों के नियंत्रण के बाहर हैं या जिन पर नियंत्रण किया जाना संभव नहीं है। ऐसे ऊपरी व्यय अनियंत्रणीय ऊपरी व्यय या अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स कहलाएंगे। इसी तरीके से ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण सामान्यता के आधार पर भी किया जा सकता है। सामान्य ऊपरी व्यय और असामान्य ऊपरी व्यय। जो सामान्य स्थितियों में या सामान्य जो ऊपरी व्यय हैं वो सामान्य ऊपरी व्यय कहलाएंगे, जो उत्पादन की सामान्य प्रक्रियाओं के दौरान हो रहे हैं वो सभी ऊपरी व्यय सामान्य के ऊपरी व्यय कहलाएंगे। लेकिन ऐसे व्यय जो असामान्य प्रकृति के हों, ऐसे ऊपरी व्ययों को असामान्य ऊपरी व्यय कहेंगे। ये तो था ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण। अब इसके बाद ऊपरी व्ययों का आवंटन किया जाता है। कुछ ऊपरी व्यय सीधे सीधे किसी वस्तु से या किसी लागत केंद्र से या किसी उत्पादन केंद्र से संबंधित होते हैं, तो ऐसे ऊपरी व्ययों का प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु या उस उत्पादन केंद्र या उस लागत केंद्र को आवंटन कर दिया जाता है। और जब सीधा सीधा ऊपरी व्यय किसी उत्पादन केंद्र या वस्तु से संबंधित होता है तो उसको उस उत्पादन केंद्र या वस्तु या लागत केंद्र पर चार्ज करना ही उस ऊपरी व्यय का आवंटन कहलाता है। इसके बाद होता है ऊपरी व्ययों का अनुभाजन। जब ऊपरी व्यय किसी एक निश्चित आधार पर किसी वस्तु से या लागत केंद्र से उत्पादन केंद्र से संबंधित नहीं होते हैं, तो ऐसे ऊपरी व्ययों को किसी उचित आधार पर जो उस ऊपरी व्यय से सबसे अधिक संबंधित हो, उस उचित आधार पर विभिन्न लागत केंद्रों या वस्तुओं या उत्पादन केंद्रों पर आवंटित करना ऊपरी व्ययों का अनुभाजन कहलाता है। इसके अलावा अगला जो क्रम है वो है ऊपरी व्ययों का अवशोषण। ऊपरी व्ययों के अवशोषण में जो कुल ऊपरी व्यय हैं, कुल विभागीय ऊपरी व्यय हैं या कुल किसी लागत केंद्र के ऊपरी व्यय हैं या किसी उत्पादन केंद्र के ऊपरी व्यय हैं, वो अनुभाजन तक की प्रक्रिया से पता चल जाते हैं कि इस लागत केंद्र का या इस उत्पादन केंद्र का या इस वस्तु का कुल ऊपरी व्यय इतना है। इन कुल ऊपरी व्ययों से उत्पादित वस्तुओं पर इनकी राशि को चार्ज करना ऊपरी व्ययों का अवशोषण कहलाता है।
और ऊपरी व्ययों का अवशोषण करने के लिए जो प्रमुख रीतियां हैं उनमें सामग्री लागत रीति, श्रम लागत रीति, मूल लागत रीति, प्रत्यक्ष श्रम घंटा रीति, प्रत्यक्ष मशीन घंटा दर रीति, मशीन और श्रम की मिश्रित घंटा दर रीति, प्रति इकाई उत्पादन लागत रीति। इन रीतियों में से किसी भी एक रीति के आधार पर ऊपरी व्ययों का संबंधित उत्पादित इकाइयों पर अवशोषण कर लिया जाता है, संबंधित उत्पादित इकाइयों को चार्ज कर लिया जाता है। इनमें से प्रत्यक्ष सामग्री लागत रीति में कारखाना ऊपरी व्ययों के प्रत्यक्ष सामग्री पर दर निर्धारित कर ली जाती है और इस दर के आधार पर संबंधित वस्तु को उससे संबंधित ऊपरी व्ययों को अवशोषित कर लिया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है। और प्रत्यक्ष सामग्री लागत रीति पर जो दर निर्धारित की जाएगी उस दर का सूत्र होगा विभागीय ऊपरी व्यय बटा प्रत्यक्ष सामग्री लागत इंटू 100। इस दर के आधार पर किसी वस्तु विशेष से संबंधित ऊपरी व्ययों की राशि को उस वस्तु पर चार्ज कर दिया जाएगा। उस वस्तु विशेष पर जो प्रत्यक्ष सामग्री लगी है उस प्रत्यक्ष सामग्री से इस दर से गुणा करके उस वस्तु के ऊपरी व्ययों में अंश ज्ञात कर लिया जाएगा और इस ऊपरी व्यय की राशि को उस वस्तु विशेष पर चार्ज कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। इसी तरीके से प्रत्यक्ष श्रम लागत रीति में जो दर निर्धारित की जाएगी वो विभागीय ऊपरी व्यय बटा प्रत्यक्ष श्रम इंटू 100। इसके बाद जो संबंधित वस्तु जिस पर इसको प्रत्यक्ष श्रम लागत से अवशोषित करना है उस वस्तु विशेष पर कितना प्रत्यक्ष श्रम लगा है उस प्रत्यक्ष श्रम को इस दर से गुणा कर दिया जाएगा और जो राशि आएगी वो उस वस्तु से संबंधित विभागीय ऊपरी व्यय की राशि होगी। इसी तरीके से मूल लागत रीति में जो प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा वो होगा विभागीय ऊपरी व्यय बटा मूल लागत इंटू 100 और ये जो दर आएगी उसको किसी वस्तु पर ऊपरी व्यय चार्ज करने के लिए उस वस्तु की मूल लागत को इस प्रतिशत से गुणा कर दिया जाएगा और जो राशि आएगी वो राशि उस वस्तु के कारखाना उस वस्तु के विभागीय ऊपरी व्ययों में उस वस्तु से संबंधित होगी और उस वस्तु पर उस ऊपरी व्यय की राशि को चार्ज कर लिया जाएगा। इसी तरीके से मशीन घंटा दर रीति में कुल विभागीय ऊपरी व्ययों में कुल मशीन घंटों का भाग दिया जाएगा और जो आएगी वो कहलाएगी प्रति मशीन घंटा दर। और किसी वस्तु का ऊपरी व्यय निकालना है तो उस वस्तु पर मशीन ने कितने घंटे कार्य किया है उन मशीन के घंटों को उस दर से गुणा कर दिया जाएगा और जो प्राप्त होगा वो होगा उस वस्तु का ऊपरी व्यय। श्रम घंटा दर रीति के आधार पर कुल विभागीय ऊपरी व्यय बटा कुल श्रम घंटे और ये जो आएगी वो होगी प्रति श्रम घंटा दर और किसी वस्तु पर कितने श्रम घंटे लगे हैं उन श्रम घंटों को इस दर से गुणा कर देंगे और उसके बाद जो राशि आएगी वो होगी उस वस्तु विशेष पर चार्ज किए जाने वाले विभागीय ऊपरी व्ययों की राशि। इसके अलावा मिश्रित श्रम घंटा दर या मशीन घंटा दर रीति, इस रीति में कुल मशीन घंटे कुल श्रम घंटे इन दोनों के आधार पर दर का निर्धारण किया जाएगा और इसमें जो सूत्र होगा वो होगा कुल विभागीय ऊपरी व्यय बटा कुल मशीन घंटे प्लस कुल श्रम घंटे और ये प्राप्त होगी प्रति मशीन घंटा दर या प्रति मशीन घंटा व श्रम घंटा दर। और इस दर के आधार पर
किसी वस्तु का उपरिव्यय में हिस्सा निकालना है तो उसके लिए उस वस्तु पर कितने मशीन और श्रम घंटे लगे उन दोनों का जोड़ कर लिया जाएगा और इस दर से उसको गुणा कर दिया जाएगा। प्राप्त राशि उस वस्तु का उपरिव्यय कहलाएगी। इसी तरीके से प्रति इकाई लागत रीति के आधार पर भी उपरिव्ययों का अवशोषण कर लिया जाता है। इस स्थिति में कुल विभागीय उपरिव्ययों में कुल उत्पादित वस्तुओं की संख्या का भाग देकर प्रति इकाई विभागीय उपरिव्यय निकाल लिए जाते हैं और उस वस्तु का किसी वस्तु का उपरिव्यय निकालना हो तो उस वस्तु की कितनी इकाइयाँ निर्मित हुई है उन निर्मित इकाइयों की संख्या को इस दर से गुणा कर देंगे तो उस वस्तु विशेष का कुल उपरिव्यय प्राप्त हो जाएगा। ये तो थी प्रमुख रूप से उपरिव्ययों का संख्यांकन, उपरिव्ययों का संग्रहण, उपरिव्ययों का वर्गीकरण, उपरिव्ययों का आवंटन, उपरिव्ययों का अनुभाजन, उपरिव्ययों का अवशोषण। उपरिव्ययों के अनुभाजन में यदि सभी उत्पादन केंद्र हो या जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें केवल उत्पादन केंद्र ही हो तो उपरिव्ययों को उचित आधार पर उत्पादन विभागों में अनुभाजन कर दिया जाएगा। लेकिन उत्पादन विभागों के साथ साथ सेवा विभाग भी कारखाने में कार्य कर रहे होते हैं और ये सेवा विभाग इन उत्पादन विभागों को कार्य करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे मरम्मत विभाग, स्टोर डिपार्टमेंट, ऐसे ही अन्य सेवा विभाग हैं जो वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करते हैं लेकिन इनके सहयोग के बिना उत्पादन विभाग उत्पादन नहीं कर सकते। तो इन सेवा विभागों के जो उपरिव्यय होंगे उन उपरिव्ययों को भी उत्पादन विभागों में एक उचित आधार पर अनुभाजित कर दिया जाता है। लेकिन सामान्यतया सेवा विभाग आपस में भी एक दूसरे सेवा विभाग को भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इन सेवा विभाग के उपरिव्ययों को सेवा विभागों में और उत्पादन विभागों में अनुभाजित करना है और अंततः चूंकि उत्पादन विभागों द्वारा ही इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो प्रति इकाई सही उत्पादन लागत निकालने के लिए इन उपरिव्ययों को केवल उत्पादन विभागों में अनुभाजित किया जाता है। तो सेवा विभागों के उपरिव्ययों को पहले तो सेवा विभागों में और उत्पादन विभागों में किसी उचित आधार पर अनुभाजित किया जाएगा और फिर लास्ट में सेवा विभाग के सभी उपरिव्ययों का केवल उत्पादन विभागों में अनुभाजन कर दिया जाएगा। यह कहलाता है सेवा विभागों के उपरिव्ययों का द्वितीयक अनुभाजन या पुनः अनुभाजन। सेवा विभागों के उपरिव्ययों का द्वितीयक अनुभाजन करने या इनका पुनः अनुभाजन करने के लिए प्रमुख रूप से जो रीतियां हैं उनमें है पुनरावृत्ति वितरण रीति, युगपत समीकरण रीति, अंतः सेवा विभागीय हस्तांतरणों की उपेक्षा करके, स्टेप लेडर विधि, ट्रायल एंड अशुद्धि रीति। ये 5 रीतियां प्रमुख रूप से है जो सेवा विभागों के उपरिव्ययों का उत्पादन विभागों और सेवा विभागों में अनुभाजन करते हुए अंततः उत्पादन विभागों को सेवा विभागों के पूरे उपरिव्ययों का चार्ज कर दिया जाता है। और इन 5 रीतियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण रीति है वो स्टेप लेडर रीति है। युगपत समीकरण रीति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विभागों की संख्या 2 या 3 विभाग तक हो, तो उस स्थिति में युगपत समीकरण रीति या पुनरावृत्ति वितरण रीति का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सेवा विभागों की संख्या बहुत अधिक होने पर पुनरावृत्ति वितरण रीति और युगपत समीकरण रीति का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। इसी तरीके से अंतः सेवा विभागीय हस्तांतरण की उपेक्षा करके, इसमें चूंकि सेवा विभागों ने सेवा विभागों को भी सेवाएं दी है तो
उनके ऊपर भी उनका ऊपरी व्ययों का अंश अनुभाजित होना आवश्यक है। लेकिन इस विधि में भी सेवा विभागों में ऊपरी व्ययों का अनुभाजन नहीं करके सीधा सेवा विभागों के ऊपरी व्ययों का उत्पादन विभागों में अनुभाजन कर दिया जाता है। अतः यह विधि भी पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। और ट्रायल एंड अशुद्धि विधि ये भी पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। इसमें भी कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए ही सेवा विभागों के ऊपरी व्ययों को अनुभाजित किया जाता है। सबसे अधिक वैज्ञानिक विधि है स्टेप लैडर विधि। इन पांचों विधियों को सवालों के साथ स्पष्ट किया जाएगा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक विधि है स्टेप लैडर विधि। हम अगले वीडियो में स्टेप लैडर विधि और ऊपरी व्ययों के अवशोषण की सभी रीतियों को विस्तार से समझेंगे।